डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वे एक कानूनविद और अर्थशास्त्री थे। 2. उन्होंने दलितों के बीच शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 3. उन्होंने मूकनायक, समता, जनता और बहिष्कृत भारत जैसी पत्रिकाओं की शुरुआत की। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब था डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 पेटेंट एवरग्रीनिंग की अनुमति देता है। 2. विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के बौद्धिक संपदा अधिकारों संबंधी ट्रिप्स समझौते के तहत अनिवार्य लाइसेंसिंग यानी CL की अनुमति नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह 3 वित्तीय संसदीय समितियों में से एक है। 2. इसकी स्थापना 1921 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार द्वारा की गई थी। 3. इसमें संसद के 22 सदस्य शामिल हैं। उपर्युक्त कथन सबसे उपयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति से संबंधित है? इसका सही जवाब था लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI और राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। 2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है, जिसमें CJI और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों का आयोजन किया जाता है। 2. यह औद्योगिक इकाइयों, संस्थानों व प्रतिष्ठानों को ऊर्जा खपत को कम करने में उनके प्रयासों को मान्यता देता है और प्रोत्साहित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस संशोधन विधेयक 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह विधेयक 30 सितंबर को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। 2. यह एक प्रारूपण त्रुटि को ठीक करने के लिए किया जा रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, एक्वेरिन भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? इसका सही जवाब था मालदीव। अगला प्रश्न था, नागा जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नागा भारत तिब्बत परिवार से ताल्लुक रखते हैं। 2. नागा केवल भारत में पाए जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, हिंद महासागर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इंडिया फाउंडेशन द्वारा इसकी शुरुआत सिंगापुर, श्रीलंका और बांग्लादेश के अपने सहयोगियों के साथ मिलकर की गई है। 2. पांचवा हिंद महासागर सम्मेलन अबू धाबी यानी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न था, INS संध्याग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जहाजों को गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी GRSE ने डिजाइन किया है। 2. ये सर्वेक्षण पोत बंदरगाहों और हार्बर तक पहुंच के लिए तटीय और गहरे पानी के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण में सक्षम है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। राजद्रोह कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कानून मूल रूप से 1837 में थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था।
2. भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह एक गैर जमानती अपराध है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में एक कथित आपत्तिजनक लेख के लिए सिलचर असम के एक पत्रकार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124A यानी देशद्रोह सहित कई आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया। राजद्रोह कानून मूल रूप से 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था, इसलिए कथन एक सही है। राजद्रोह एक गैर जमानती अपराध है। धारा 124A के तहत 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है, इसलिए कथन 2 सही है। इसके तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सरकारी नौकरी से वर्जित किया जा सकता है। साथ ही आरोपित व्यक्ति को अपने पासपोर्ट के बिना रहना होगा और आवश्यकता पड़ने पर उसे अदालत के समक्ष पेश होना पड़ेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी ARC एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से गैर निष्पादित संपत्ति यानी NPA खरीदता है। 2. सरफेसी एक्ट 2002 कृषि क्षेत्र में NPA से निपटने के लिए एक एकीकृत मैकेनिज्म प्रदान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। कृषि क्षेत्र में बैड लोन्स की वसूली में सुधार के लिए अग्रणी बैंकों ने विशेष रूप से कृषि ऋणों के संग्रह और वसूली से निपटने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी ARC स्थापित करने के लिए रूपरेखा बनाई है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी ARC एक विशेष वित्तीय संस्थान यानी कंपनी है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPA खरीदता है ताकि बैंक अपनी बैलेंस शीट को ठीक कर सके, इसलिए कथन एक सही है। इससे बैंकों को सामान्य बैंकिंग गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। इसके तहत बैंक अपना ऋण वसूल करने के अधिकार ARC को स्थानांतरित कर देते हैं। सरफेसी अधिनियम यानी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 भारत में ARC की स्थापना के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है, अर्थात ARC सरफेसी अधिनियम के तहत कार्य करती है। वर्तमान में कृषि क्षेत्र में NPA से निपटने के लिए ना तो एक एकीकृत तंत्र और ना ही ऐसा कोई कानून है जो कृषि भूमि पर मॉर्गेज से संबंधित हो, इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन यानी WPA पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकलांगता निवारण की एक वैश्विक रणनीति, कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने की रणनीति, कुपोषित जनसंख्या में कमी लाने से संबंधित, या फिर पेरिस समझौते को लागू करने से संबंधित? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विकलांगता निवारण की एक वैश्विक रणनीति। वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन यानी WPA विकलांगता या दिव्यांगता की रोकथाम, पुनर्वास और अवसरों की समानता को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक रणनीति है। यह सामाजिक जीवन और राष्ट्रीय विकास में दिव्यांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी से संबंधित है। WPA मानवाधिकार के नजरिए से दिव्यांगता को देखने की जरूरत पर भी जोर देता है, इसलिए विकल्प ए सही है। पिछले साल यानी 2020 जारी की गई दिव्यांगता पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 2.2% आबादी किसी न किसी तरह से शारीरिक या मानसिक तौर पर अक्षम है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस 2021 के लिए थीम एक समावेशी, सुलभ और कोविड-19 के बाद सतत विश्व की ओर दिव्यांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, विकलांगता निवारण की एक वैश्विक रणनीति। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन यानी PMSYM पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 2. 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच एक असंगठित क्षेत्र का श्रमिक यानी UW PMSYM योजना के लिए पात्र है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन यानी PMSYM पेंशन योजना के तहत लगभग 46 लाख असंगठित श्रमिकों यानी UW ने पंजीकरण कराया है। PMSYM श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे भारतीय जीवन बीमा निगम और सामुदायिक सेवा केंद्रों यानी CSC के जरिए क्रियान्वित किया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। इसके लिए LIC यानी जीवन बीमा निगम पेंशन फंड मैनेजर है और पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार है। PMSYM के लिए पात्रता निम्नलिखित है। एक असंगठित क्षेत्र का श्रमिक यानी UW होना चाहिए। व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम होनी चाहिए। प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच, अतः कथन 2 सही है। उम्मीदवार के पास एक बैंक खाता होना चाहिए और वह आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को प्रदान किया जाएगा जो पहले से किसी अन्य योजना जैसे न्यू पेंशन स्कीम यानी NPS, ESIC यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना का लाभ नहीं उठा रहे हों या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के तहत कवर नहीं हो। उन्हें आयकर दाता भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह खारे यानी ब्रैकिश पानी के पारिस्थितिकी तंत्र का एक संयोजन है। 2, यहाँ एंडेंजर्ड इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है। 3, यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा ऐसा स्थान है जहाँ प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। 4, इसमें नलबाना द्वीप को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभयारण्य के तौर पर अधिसूचित किया गया है। उपर्युक्त कथनों के आधार पर झील की पहचान कीजिए। लोकटक झील, वूलर झील, वेमनाड झील या फिर चिल्का झील। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चिल्का झील। चिल्का झील भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य में स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी से रेत या बालू की एक छोटी सी पट्टी के जरिए अलग होती है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा ऐसा स्थान है जहां प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ पौधों एवं जानवरों की कई संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं। 1981 में चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्र भूमि के तौर पर नामित किया गया था। चिल्का में प्रमुख आकर्षण इरावदी डॉल्फिन है, जिन्हें अक्सर सतपाड़ा द्वीप के आसपास देखा जाता है। इस लैगून क्षेत्र में लगभग 16 वर्ग किलोमीटर में फैले नलबाना द्वीप यानी फॉरेस्ट ऑफ रीड्स को 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, चिल्का झील। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, उन्होंने छत्रपति शाकर्ता, क्षत्रिय कुलवंत और हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की। 2, उन्होंने जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया और इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था से बदल दिया। 3, शिवाजी पेशवा थे, जिन्हें मुख्य प्रधान के नाम से भी जाना जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र के रायगढ़ किले का दौरा किया और छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। छत्रपति शिवाजी महाराज भोसले मराठा वंश के एक महान भारतीय शासक थे। 6 जून 1674 को रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक किया गया था। उन्होंने छत्रपति शाकर्ता, क्षत्रिय कुलवंत और हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की, इसलिए कथन 1 सही है। राजा यानी शिवाजी राज्य के सर्वोच्च प्रमुख थे। उन्हें 8 मंत्रियों के एक समूह द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। पेशवा, जिसे मुख्य प्रधान के तौर पर भी जाना जाता है, मूल रूप से शिवाजी की सलाहकार परिषद का नेतृत्व करता था, इसलिए कथन 3 गलत है। शिवाजी ने जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया और इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था से प्रतिस्थापित कर दिया, इसलिए कथन 2 सही है। उन्होंने वंशानुगत राजस्व अधिकारियों की स्थिति में परिवर्तन किया, जिन्हें देशमुख, देशपांडे, पाटिल और कुलकर्णी के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, भारत के 2+2 डायलॉग मैकेनिज्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत ने इस प्रकार के तंत्र को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही स्थापित किया है। 2, यह संवाद का एक प्रारूप है जहां रक्षा एवं विदेश मंत्री या सचिव दूसरे देश के अपने समकक्षों से मिलते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में भारत और रूस के बीच रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई। जान लेते हैं 2+2 डायलॉग के बारे में। यह दो देशों के बीच उच्चतम स्तर का संस्थागत मैकेनिज्म या तंत्र है। यह संवाद का एक प्रारूप है जिसमें रक्षा एवं विदेश मंत्री या सचिव दूसरे देश के अपने समकक्षों से मिलते हैं। इसलिए कथन 2 सही है। भारत की वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होती है। रूस चौथा देश है जिसके साथ भारत की इस तरह की भागीदारी हो रही है। अतः कथन 1 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने चक्रवात का नाम जवाद रखा है? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर या फिर ओमान? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सऊदी अरब। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक चक्रवात जवाद कमजोर होकर रविवार को ओडिशा के तटीय इलाकों से गुजरा। इसके चलते पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से और ओडिशा के तटीय क्षेत्र में भारी बारिश हुई और जनजीवन बाधित हुआ। जान लेते हैं चक्रवात जवाद के बारे में। चक्रवात जवाद इस साल भारतीय तटों से टकराने वाला 5वां समुद्री तूफान है। सऊदी अरब के सुझाव पर इस तूफान का नाम जवाद रखा गया है। इस अरबी शब्द का अर्थ है उदार, अतः विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस अधिनियम की धारा 3 किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित करने की शक्ति से संबंधित है। 2. इसे मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के लिए लाया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में नागालैंड के मोन जिले के तिरु और ओटिंग गांव के बीच एक क्षेत्र में सुरक्षा बलों की गोलीबारी की घटना में 14 आम नागरिकों की मृत्यु हो गई। इसके चलते कई सिविल सोसाइटी समूहों, छात्र संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, राजनीतिक दलों और आदिवासी समूहों ने तत्काल पूर्वोत्तर क्षेत्र में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी AFSPA हटाने की मांग की है। जान लेते हैं अफ्स्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 के बारे में। इसे संसद अधिनियमित किया गया था और 11 सितंबर 1958 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह सशस्त्र बलों जैसे सैन्य बलों, वायुसेना और अन्य सशस्त्र बलों यानी CRPF, BSF, ITBP आदि को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान करता है। इसका मकसद अत्यधिक प्रतिकूल वातावरण में विद्रोहियों के खिलाफ सक्रिय कार्रवाई करना है। इसके तहत किसी क्षेत्र में 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगाने का अधिकार है। जान लेते हैं धारा 3 के बारे में। राज्य का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक या यथास्थिति केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को अथवा उसके किसी भाग को विक्षुब्ध यानी अशांत क्षेत्र घोषित कर सकती है। विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई और क्षेत्रीय समूहों, जातियों एवं समुदायों के बीच मतभेद या विवादों के चलते किसी क्षेत्र को अशांत घोषित किया जा सकता है। इसलिए कथन 1 सही है। इसे मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य के लिए लाया गया था। इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, बरेल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, झारखंड, हरियाणा या फिर असम? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, असम। असम पुलिस ने बराक घाटी में एक स्थानीय समाचार पोर्टल के संपादक पर राज्य के असमिया और बंगाली भाषी लोगों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के चलते राजद्रोह का आरोप लगाया है। बराक घाटी में कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिले शामिल हैं और यह प्रमुख रूप से बंगाली बहुल क्षेत्र है। बराक घाटी असम के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। इस घाटी का मुख्य शहर सिलचर है। इस क्षेत्र का नाम बराक नदी के नाम पर रखा गया है। बरेल बराक घाटी क्षेत्र का एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य है। यह असम के कछार जिले में स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, असम। अंतिम प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? उत्तर कोरिया, ताइवान, भारत या फिर अमेरिका? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अमेरिका।
हाल ही में अमेरिका ने चीन में पेइचिंग में होने वाले 2022 के शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस ने बताया कि चीन में मानवाधिकारों के चिंताजनक रिकॉर्ड को देखते हुए इन खेलों में कोई आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा जाएगा। हालांकि अमेरिकी एथलीट इन खेलों में हिस्सा ले सकते हैं। गौरतलब है कि 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित किए जाएंगे। चीन का कहना है कि वह खेलों के राजनीतिकरण का विरोध करता है, अतः विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अमेरिका। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्न में से कौन से देश यूक्रेन के साथ सीमा साझा करते हैं? 1 तुर्की, 2 जॉर्जिया, 3 स्लोवाकिया, 4 बेलारूस। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 3 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।